नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए दोस्तों, आज के जो सेशन में हम बात करेंगे, जहां से कल की क्लास खत्म हुई थी वहां से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आज जो है ना, आज समाप्त हो जाएगा भारत का संवैधानिक विकास जो है दोस्तों, आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले आप बता दीजिए, क्या आप ठीक ठाक हैं, मस्त हैं, सारा चीज मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है? और कोई दिक्कत होती है अगर पॉलिटी के विषय में तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या डॉट हो रही है, आपको समझ में आई दोस्तों। इससे पहले कि आप एक मेरा और काम कर दे दोस्तों, क्या देखिए दोस्तों, हमारा जो है ना, क्योंकि हम वीडियो तो डालते ही हैं, आप लोग क्या करते हैं ना, लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। लाइक और सब्सक्राइब को तो छोड़िए, देखते भी नहीं है। क्यों भाई, क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है तो कमेंट में डालिए कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, हम उन पे और अच्छे से काम करेंगे। समझ में आएगी दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो आप कृपया करके हो तो मेरे वीडियो को थोड़ा बहुत देखा करें, मतलब पूरा देखा करें, समझ में आ गया। हाँ, ये तो गारंटी है दोस्तों, अगर आपने मेरा वाला जो पढ़ लिया ना, आप बताइए ना, अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा कि सर यहाँ पे गलती हो रही है। आपको हम क्या बताया था कि जो छूट गई है ना, वो टॉपिक वाइज जब एमसीक्यू क्वेश्चन अब आने ही वाला है, उसमें स्टार्ट करेंगे, उसमें भी छूट जाएगी, तो उसके बाद में बात करेंगे ऑल मिसलेनियस में, ऑल टॉपिक का। उसके बाद छूटा है तो प्रीवियस ईयर। तो भाई छूटता कहाँ है? कहीं तो नहीं छूटता है ना, समझ में आए? तो हम लोगों, अगर आप चाहते हैं कि परचेज करके हम, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाहते हैं, होता है ना कोई स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चाहते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं, मतलब शिक्षा जो है फ्री में नहीं लेना चाहिए, तो ठीक है, तो उनके लिए जो है दोस्तों, आप परचेज कर सकते हैं। हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन है दोस्तों, 20 एक सेकेंड दोस्तों, 24 आवर्स स्टडी सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके प्ले स्टोर पे जाए, इतना तो पता ही कॉमन है, तो हम बता देते कैसे कैसे करना है। अब बच्चा ही बनिएगा तो देखिए, सबसे पहले प्ले स्टोर खोलिएगा, प्ले स्टोर पर 24 आवर स्टडी सेंटर डालिएगा, तब आ जाएगा प्यारा सा हमारा चैनल। और उन पे जो है दोस्तों ना, उन पे जो है आप डाउनलोड करके मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब सारा चीज़ की व्यवस्था की हुई है, जितने भी पॉइंट, जितने भी व्यवस्था जो एग्जाम के रिलेटेड है, सारी व्यवस्था की चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, हम उससे आगे की बात करते हैं। देखिए आज के टॉपिक में क्या क्या है। ऐसे तो आज मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज जो है ना लास्ट है भारतीय संवैधानिक विकास का जो है आज लास्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं। अब लास्ट क्या है? कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान आए थे, हम उनकी चर्चा करते हुए और आपको बारी बारी से समझाते हुए, लेकिन आज तो है लास्ट कर ही देंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, कितना? 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। और ये क्यों आता है? देखिए दोस्तों, इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों, वो महात्मा गांधी और कांग्रेस के जितने भी नेता थे उन्हें अस्वीकार कर दिया था। और बात करें तो इसी के मतलब उनको ही परोक्ष में लाया गया कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थी, पहले देख लेते हैं कैबिनेट मिशन क्या होता है। संविधान बनाने के संबंध में भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके द्वितामंडल 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कितना? 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। देखिए क्लीमेंट एटली की अगर बात कर ले तो इंग्लैंड में जो है इलेक्शन था, किसके? चर्चिल और क्लेमेंट में। और क्लेमेंट बोला कि अगर हम जीतते हैं तो आपको संविधान बनाने का अधिकार देंगे, ठीक है। तो क्लीमेंट जो है लेबर पार्टी से जीत तो जाते हैं और ये कैबिनेट मिशन की गठन करवाते हैं दोस्तों। तो घोषित करते हैं 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषित किया कि कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। और ये एक क्लेमेंट जो मिशन घोषित किया उसी को हम क्या कहें दोस्तों? कैबिनेट मिशन कहा गया, ठीक है। उसके में देखते हैं क्या क्या। और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचते हैं। और इनमें कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। एक पैथिक लॉरेंस होते हैं दोस्तों, एक होते हैं सर स्टोफर्ड होते हैं, और एक सर स्टोफर्ड क्रिप्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रिप्स।
और ए बी अलेक्जेंडर भारत पहुंचे। मतलब भारत कब पहुंचे दोस्तों? 24 मार्च 1946। कितने सदस्य लेकर? 3 सदस्य लेकर पहुंचे। और कौन कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड थे और क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर थे जो भारत में पहुंचे दोस्तों। और उसके बाद बात कर ले तो देखिए इसके अनुसार क्या क्या प्रावधान की गई। भारत अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलाकर एक संघ का उपबंध किया जाएगा। जो भारत के जो थे जितने उपनिवेश थे उनको क्या बनाया जाएगा दोस्तों? ब्रिटिश जो जितने आधिपत्य किए हुए थे उनको क्या बनाया जाएगा? प्रांत या संघ, उनको संघ बनाया जाएगा। और उसके बाद बात कर ले दोस्तों तो क्या देखिए ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था, ब्रिटिश का जो प्रभुसत्ता था उनको समाप्त कर दिया जाएगा और एक अंतरिम सरकार का उपबंध किया जाएगा। अंतरिम सरकार की अगर बात किया जाए दोस्तों तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें मुस्लिम लीग को बोला था कि पृथक निर्वाचन ना करें, ठीक है। और इस पे मुस्लिम लीग ने बहुत आक्रोश जताया था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्या और प्रावधान है। और क्या था? संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा का तुरंत चुनाव हुआ दोस्तों। अब क्या हुआ? अब जब ये सारा कुछ होने के बाद क्या होता है? निर्वाचन होते हैं। और निर्वाचन में बोला गया कि कैसे निर्वाचन होगी दोस्तों? एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या होता है? और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होगा और अप्रत्यक्ष होगा। आप लोगों को पता है थे कि प्रत्यक्ष क्या होता है? जब हम डायरेक्ट देते हैं, जैसे हम अपने सीएम और पीएम का जो इलेक्शन होती है या निर्वाचन होती है उसमें हम डायरेक्ट देते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को देते हैं तो हमारे द्वारा एमएलसी एमपी चुने जाते हैं, तब राष्ट्रपति को देते हैं। उसी तरह क्या होगा हमारे भारत में जो था, भारत में जो था दोस्तों, हमारे भारत में देखेंगे दोस्तों हमारे भारत में तीन थे। कौन थे? एक ब्रिटिश प्रांत थे दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत थे, और एक राज राजवाड़े थे, एक कमिश्नरी थे। क्या थे? कमिश्नरी थे, जिसमें से इस सभी का चुनाव किया गया। और ब्रिटिश प्रांत कितने थे? तो 292 थे दोस्तों। और राज राजवाड़े कितने मनोनीत किए थे? तो 93 थे। और कमिश्नर कितने थे? 4 थे। इस सभी मिलाकर दोस्तों 389 होते हैं और इनका निर्वाचन होता है दोस्तों, समझ गए। उसके बाद बात कर ले दोस्तों, देखिए निर्वाचन हुआ 93। इसके अनुसार कितना कितना हुआ देखिए, और इसके कमिश्नर 292 सदस्य प्रांतों और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्रों से चुना गया दोस्तों। और बोला गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कितना होगा? 10 लाख के जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा दोस्तों। और सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम, सिख साधारण रूप से चुना हुआ। मुस्लिम का भी हुआ, सिख का भी हुआ, मतलब सारे सांप्रदायिकता जितने भी धर्म हैं उनका भी निर्वाचन हुआ दोस्तों। और प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय को सदस्य के एकल संक्रमणीय बताया दोस्तों। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? देखिए दोस्तों, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? एक ही व्यक्ति क्या होता है? एक ही व्यक्ति। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है? जब देखिए जैसे एक आदमी है दोस्तों, क्या है? एक आदमी है। और ये क्या होता है? ये जो है जैसे ए बी सी डी है, इसके पास क्या होता है? पीएम में क्या होता है दोस्तों? पीएम में जो होता है ये एक वोट देगा दोस्तों, एक वोट पीएम को देता है, ठीक है। लेकिन अब जब एकल संक्रमणीय हो जाता है तो एक ही व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति 4 को वोट देता है। कितना देता है? 4 को देगा। लेकिन इनको कौन सबसे अच्छा लगता है और कौन नीचे रखना चाहता है, क्रम अनुसार देगा दोस्तों। जैसे ए को रखना चाहता है 1 पर, हम ये चाहता है कि डी को हम रख देते हैं 4 पर, सॉरी 2 पर भी रख सकते हैं। हम सी को रख लेते हैं 3 पे और बी को रख लेते हैं 4 पर। तो इस प्रकार एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों? चलिए बात कर लेते हैं। तो ये सारी हुई। और देशी रियासतों के चयन की पद्धति परामर्श निर्धारित की जानी थी। उसके बाद बात कर लेते, देखिए उसके बाद आता है माउंटबेटन योजना।
क्या आता है, माउंटबेटन योजना। उसके बाद क्या आता है, माउंटबेटन योजना। देखिए सबसे पहले कब लाया गया दोस्तों, 1947 में। माउंटबेटन योजना कब लाया गया, 1947 में। अब क्या हुआ देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार हेतु आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया। क्या हुआ दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष रूप से ये जो मुस्लिम लीग जो थे कार्रवाई दिवस बनाए दोस्तों, समझ में आ गई। उसके बाद देखते हैं, बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर उसने गतिरोध उत्पन्न किया तथा संविधान सभा की प्रथम बैठक में अनुपस्थिति रहकर यह स्पष्ट कर दिया कि एकता बनाए रखने का अब संभव नहीं है। देखिए अंतरिम सरकार में इन्होंने शामिल हुआ, ठीक है, और संविधान सभा में और गतिरोध उत्पन्न किया, पर स्पष्ट होकर ये संविधान सभा में प्रथम बैठक में अनुपस्थिति रहता है। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक रहता है ना, उसमें मुस्लिम लीग जो है अनुपस्थिति रहता है, और ये जताता है कि अब जो है एकता संभव नहीं है, एकता होना क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पे जिन्ना तो बहुत ही लड़ाई करने लगते हैं कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए दोस्तों, किसी भी तरफ। उसके बाद तत्कालीन परिस्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, इटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1946 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। क्या बोली, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की, ठीक है, 30 जून 1946 को सत्ता क्या कर देगी, सौंप देगी। उसके बाद देखते हैं, सत्ता के निर्बंध में हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेवेल के स्थान पर देखिए लाना था तो बेवेल लाता, लेकिन बेवेल के स्थान पर कौन लेके आया, माउंटबेटन वायसराय के रूप में लाया। इसलिए इसे क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। और बात कर ले दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन किया, जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और ये जो इनका जो प्रतिनिधित्व कौन किया, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए। किसकी अध्यक्षता में, तो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। उसके बाद कर ले तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना कहता है। माउंटबेटन का ही योजना है दोस्तों, और ये किया गया तो माउंटबेटन योजना इनको बोला गया, और 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना को 3 जून का भी योजना कहते हैं, 3 जून का योजना भी कहते हैं। चलिए आ जाते हैं, इससे क्या होता है। योजना के अंतर्गत प्रावधान है कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में, भारत तथा और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो योजना जब आ रही है तो ये भारत और पाकिस्तान की क्या बांटने के चक्कर में ये सब पड़े हुए हैं, और इच्छानुसार, और पंजाब तथा क्या बोला है, पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। और भारत तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा, और भारत जो है बंगाल विभाजन होगा ना, उसके लिए जनमत संग्रह होगी। और उसके बाद देसी रियासतों को बोला गया कि आप जिस में रहना चाहते हैं। पहले तो इसने भारत और बंगाल का विभाजन विषय का प्रस्तुत किया, बोला कि भारत और पाकिस्तान जो है अलग कर दिया जाए, और क्या बोला कि देसी रियासतें जो हैं उनको अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो पाकिस्तान में मिल जाए, और भारत में मिलना चाहता है तो वो भारत में मिल जाए। दोस्तों ये बातें कही गई। और भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। और क्या बोला, भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो है, सदस्य त्यागने का अधिकार इसमें दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लास्ट टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान की गई है दोस्तों। चलिए पहला देखिए, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था, और उसमें भारत और पाकिस्तान को क्या किया था, विभाजन किया गया था। और इस योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद ने भारतीय विधेयक का प्रारूप तैयार किया। उसके बाद देखते हैं कि इस विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से नाम स्थापित
किया गया। अब इनको 1947 का अधिनियम स्थापित किया गया। उसके बाद देखते हैं इनके जो है मुख्य जो प्रावधान क्या है, इनको हम देख लेते हैं। इनको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहला जो प्रावधान था, इसमें उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 डोमिनियन स्थापित किया जाएगा। देखिए डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कि जिस राज्य पे ब्रिटिश का पहले क्या था, सत्ता थी, अब क्या हो गया, जो उपनिवेश था, जिसका उपनिवेश था वह डोमिनियन स्टेट का था। अब क्या होगा, जिन राज्य जैसे भारत और पाकिस्तान है उन पे क्या करेगा, वो अपना शासन करेगा। इसी को हम डोमिनियन स्टेट कहते हैं दोस्तों। और इसमें बताई गई कि भारत में पाकिस्तान होंगे और बंगाल तथा पंजाब के 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया, और बंगाल और पंजाब को 2-2 राज्य बनाने का प्रस्ताव किया। और पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त, अब जो पाकिस्तान जितना हिस्सा लेगा उसके अलावा जो बचेगा, जो क्षेत्र बचेगा वो किसका हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। ये प्रावधान की गई। अगला जो है दोस्तों देख लीजिए, और क्या है, 3-4 प्रावधान और है। और पूर्वी बंगाल, सिंधु, पश्चिमी पंजाब और असम का सिलहट हिस्सा जो जिला पाकिस्तान में चला जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल को जो सिलहट जो क्षेत्र है वो कहाँ चला जाएगा, वो पाकिस्तान में चला जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं भारत में महामहिम सरकार की उत्तराधिकारता है, जो उनको रियासतों महामहिम का 15 अगस्त 1947 को समाप्त किया जाएगा। देखिए पाकिस्तान तथा भारत के विधानमंडलों में कुछ विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार होगा और इसमें ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और भारत सरकार का अधिनियम 1935 तब तक उन डोमिनियन राज्यों का शासन चलाने में सहयोग देगा जब तक कि दोनों नए राज्य नहीं बन जाते हैं। और ये बोला गया कि जब तक आप देश का संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक मेरा अधिकार रहेगा। और प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा और महामहिम द्वारा जो इनको नियुक्ति होगी गवर्नर को, और उन समस्त अनुबंधों को, संधियों को समाप्त कर दिया जाएगा। और जो महामहिम है सरकार तथा भारतीय राज्यों के मध्य हुए संधि को भी समाप्त किया जाएगा। तो हमारा जो है, हमने किस तरह से देखा कि संवैधानिक विकास 0 से लेकर 100 तक पहुंचने में क्या क्या प्रावधान हुई, और कितने सारे हम प्रावधान देखें, अधिनियम देखें, चार्टर एक्ट देखें, और सारे देखें। और भारत का संविधान यहाँ क्या होता है, संवैधानिक तंत्र क्या होता है, समाप्त होता है दोस्तों। और यहां से हम टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, जो कल के क्लास में हम देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।